आपने कितने में फेल हुआ? 40? ओए क्यों 42 पे क्यों फेल हुआ आपके नज़दीक? आपको क्यों लगता है? नहीं की या की है? यानी कि नो रिटन प्रैक्टिस। अच्छा, और इसके अलावा गुजारे किए हैं, और इसके अलावा चैप्टर्स पूरे हो गए थे? चैप्टर 3 पूरा हो गया था, डायरेक्टर वाला पूरा हो गया था तकरीबन। चैप्टर 10 सही से क्रैम हो गया था? नॉर्मल था। चैप्टर 12 सही था, वाइंडिंग अप? ये वाइंडिंग अप था। चैप्टर 8 मीटिंग कैसा था? अच्छा, तो फिर 42 है ना, उतने बनते हैं। क्योंकि दो मसले हैं, एक सिलेबस प्रॉपर्ली शायद कवर नहीं था, या शायद प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाए या बना पाए, और दूसरा राइटिंग ना होने के बराबर। ऐसा ही है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं, तो वेरी फेयर ये रीजन था। आपका फर्स्ट टाइम है? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। पढ़ा है? कितना पढ़ा? 1 to 5 पढ़े होंगे, शुरू में पढ़े होंगे, उसके बाद छोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं। तो व्हाई दिस फिजिकल बैच? क्या डिफरेंस क्या होगा फिजिकल से और ऑनलाइन से या कॉम्बो से? आपके नजदीक क्या फर्क है? ऑनलाइन में वाकई में फोकस नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आएंगे तो मेरे पास तो बताने वाली बहुत सारी बात है। सबसे बड़ा इशू है डिसिप्लिन नहीं रहता, रेगुलरिटी नहीं रहती, आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ऑडिट में भी था ना, चलो प्लीज देना, अल्लाह खैर। पहले पढ़ा है? फर्स्ट टाइम? ठीक है। ऑडिट वाले हजरात थोड़े से बोर होंगे, क्योंकि हम कुछ बातें वो करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, मगर दोबारा करनी भी जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे सीलो के नए भी हैं। तो फिजिकल बैच की इंपॉर्टेंस, एक तो आपने कहा कि डिसिप्लिन बदल नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रिकॉर्डेड में हम चल की अप्रोच पे चलते हैं। चल क्या होता? चल यार कर लेंगे, चल यार हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रात को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। अपने पास ही है ना टीचर, कौन सा कहीं भागा जा रहा है? तो यहाँ पे कम से कम एक डिसिप्लिन रहेगा, रेगुलरिटी रहेगी। फिर रियल टाइम आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, अपने क्यूरीज को आंसर कर सकते हैं, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा आप उसको इमीडिएट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको मौके पे आंसर कर सकते हैं। क्लास का मतलब है कि क्लास, इसमें क्या होता है कि फिजिकल की ना एक अपनी एनर्जी होती है। बच्चा घर से जब एक मकसद के लिए आता है, उसका मकसद क्या होता है? पेपर पास करना, पढ़ना, मकसद यही होता है ना। तो वो मकसद 1 घंटे के लिए एक बंद कमरे में तो मेंटेन किया जा सकता है, मगर घर के ओपन एनवायरनमेंट में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। नो डाउट ऑनलाइन से बच्चे पास भी करते हैं, मैं उसको बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा, मगर वो पास करते हैं जो कि थोड़ा सा उसको फिर सीरियस ले रहे होते हैं। उसको सीरियस लेना भी जरूरी है। फिजिकल मीन्स फिजिकल, नो रिकॉर्डिंग। ये सिर्फ एक क्लास आज की रिकॉर्ड हो रही है, रीजन बीइंग दैट भी ओरिएंटेशन है। उसके बाद से कल से आपको ना ये कैमरा नजर आएगा, ना ये भाई नजर आएंगे, सिर्फ आप होंगे और मैं होऊंगा। टीचर का फोकस रहता है, अडॉप्टेबल रहता है, बच्चों के साथ लगा होता है, एफर्ट्स हो रही होती हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं वो मौके पे हल हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं प्योर फिजिकल के, जो कि हम एज अ स्टूडेंट कहीं खो बैठे हैं। कोविड से पहले
क्लासेस होती ही प्योर फिजिकल थी, मगर अब ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, बच्चा बहुत रिलैक्स हो गया। जब कंट्रोल बच्चे के हाथ में आया ना टीचर का, 1.5 2x 3x कभी सुन लिया कभी रह गया, तो बच्चा कहता है कि यार चलो ठीक है मेरे पास ही है, जब मर्जी तैयार कर लूंगा। यहाँ पे अब कंट्रोल आपके पास नहीं है, मैंने कंट्रोल आपसे वापस ले लिया है, अब आपने मेरे पेस पे चलना, और इंशाल्लाह ताला हम एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कवरेज भी करेंगे और चीज़ों को टैकल भी कर रहे होंगे। तो प्योर फिजिकल बैच, पहला फायदा हम लोगों ने क्या बात की, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, रियल टाइम इंटरेक्शन, उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा, टीचर का फोकस रहेगा आपके ऊपर, अडॉप्टेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, आप मुझे अकाउंटेबल हैं और मैं आपको अकाउंटेबल हूँ। पहले दिया पेपर? जी सर। पहले पेपर दिया फर्स्ट टाइम, और स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको रिवीजन भी करेंगे और टेस्टिंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, अब मेरे सामने बच्चे डिफरेंट तरह के हैं, कोई दे के फेल करके बैठा, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा, तो मैं क्या अज्यूम करूं? जिन्होंने दिया उनको बहुत कुछ आता, जिन्होंने दिया उनको बहुत कुछ आता, ये अज्यूम कर लूं? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने दिया है वो भूल भाल चुके हैं, इतनी बातें जहन में नहीं रहती हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उठाऊंगा। कोशिश करेंगे कि हम क्लास में 1 से 1.5 सफ़े से ऊपर ना जाए हर दिन। क्लास होगी भी 6 days a week। मंडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा, एवरी मंडे टेस्ट डे होगा, और वो क्लास टाइमिंग्स में भी हो सकता है और अदर देन क्लास टाइमिंग्स भी जा सकता है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, मगर एवरी मंडे विल बी आवर टेस्ट डे। फिर क्लास जो होगी वो अराउंड 40 मिनट्स के आसपास की होगी। जो अगला 20 मिनट होगा उसमें हम डेली बेस के ऊपर 1 या 2 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो ग्रामिंग बेस्ड सवाल हो, उसमें आपकी ग्रामिंग चेक हो जाएगी, अगर वो लॉजिकल सवाल हुआ तो उसमें आपकी केस स्टडीज की जो ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो क्लास के अंदर हम लोग हर दिन 1 या 2 सवाल लाजमी लिख के कर रहे होंगे, और वो आपका मौके पे चेक हो रहा होगा। क्लास से जब आप बाहर निकल के जा रहे होंगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई मैंने उसको कवर किया है नहीं किया, मुझे आता है मुझे नहीं आता, एवरीथिंग विल बी ऑन स्पॉट। घर जाके सिर्फ 15 मिनट देने, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना इस पेपर को। 15 मिनट में बस एक दफ़ा जल्दी से देख लेना कि जो हमने पढ़ा था आज वो ओके हो गया, उसके बाद रिलैक्स कर लेना, मगर जब टेस्ट आ रहा हो तो उसकी तैयारी फिर अच्छे से करनी है। तो इस फिजिकल बैच की ज़रूरत एज सच हमें क्यों पड़ी है? रीज़न बीइंग दैट के बच्चा नहीं फोकस कर पाता, अपने मसलों को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता कि वो क्यों फेल हो रहा। जैसे भी आपने बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ चैप्टर्स अच्छे नहीं तैयार हो पाए थे, और बताऊं ये 4 चैप्टर्स हुए हैं जो कि बैकबोन है सीलॉ। ये इनके अलावा जो पेपर बनता है वो शायद बनता है कोई 60 के करीब, और ये चारों को अगर मैं ऐड करूं तो ये 40 से 50 मार्क्स का पेपर है, सिर्फ ये 4 चैप्टर, 3, 10, 8 और 12। तो थोड़ा सा अपने आप का हमने किबला भी दुरुस्त करना, डायरेक्शन में मूव करना। सीला फर्स्ट टाइम है? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो क्यों सोचा कि सीला उठा देना चाहिए? बिलो पास हो गया होगा, बिलो देना है, आपने क्यों सोचा? बिलो पास हो गया, आपने क्यों सोचा? बिलो पास हो गया, हाँ जी, क्यों सोचा? इजी था इसलिए, क्यों सोचा? ऐसे दिल किया बस उठा दिया। आपने एक दफा छक्का मारते हैं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बनाते हैं, और आपका तो अनफॉर्चुनेटली रह गया, कोई बात नहीं, इस दफा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। देखिए, फोकस तो यही है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल टाइम मिले, इक्वल टाइम मिले, और उसकी हर क्यूरी आंसर हो।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल क्लास में ना एक ड्रॉबैक होता है, वो ये होता है कि बच्चा सवाल पूछते हुए घबरा भी रहा होता है। तो वो जो झिझक है ना, जो एक हिचकिचाहट है, जो एक शर्म है, वो थोड़ी सी कम करनी है, या आप खुद कम कर ले या मैं कम करवा दूंगा। उससे ये होगा कि आप ओपनली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो जितना ओपनली आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा सीख भी पाएंगे, उतना ही ज्यादा सीख भी पाएंगे। कुछ कॉमन मसले जो कि बच्चा करता है नॉर्मली सीलो के पेपर में या किसी भी थ्योरेटिकल पेपर में, दैट इज सोशल मीडिया पे जाता, एक पोस्ट करता, सीलो के 12 चैप्टर है, कोई से ऐसे 4 चैप्टर बता दो जिससे पढ़ के मैं पास हो जाऊं। फिर नीचे कमेंट्स आने शुरू होते हैं, लड़का हो तो बहुत कम आते हैं, लड़के हो तो ज्यादा आ जाना शुरू हो जाते हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी प्लीज। अनफॉर्चुनेटली आपने भी थोड़ा सा यही काम किया यहाँ पे, आप माने या ना माने, आपने किया है। देखिए बताऊं, जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना, तो कुछ चीजें आप अच्छी तैयार कर रहे होते हैं, कुछ चीजें तैयार नहीं करते। एक ऐसा सवाल अगर उस एरिया से आ जाए जो कि आपने अच्छा तैयार नहीं किया हुआ ना, आपका जो अटेंशन स्पैन है पहले वो टूटता, उसके बाद आपकी हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी शुरू होती है। क्यों? वो नंबर आप लूज कर रहे होते हैं, आप उस नंबर तक नहीं पहुंच पा रहे होते। 100 नंबर के पेपर में से अगर 10 नंबर भी वैसे आ गए जो आपने सिलेक्टिव पे छोड़े थे, तो 90 का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, 90 का पेपर तो आपने अटेम्प्ट किया, उसमें से एग्जामिनर को शायद 30% सही लगेगा, 40% सही लगेगा, कितने में फेल करेगा? 36 पे, 40 पे, 42 पे, 44 पे। और जो 10 नंबर आप छोड़ के गए थे, अगर थोड़ा सा उसमें एफर्ट की होती तो शायद वो 50 के करीब आपको ले जाता। तो बच्चा अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट करता है, कसूर बच्चे का भी नहीं है। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो इसके नेबर्स ही हैं, जो इस पेपर को ऑटोमेटिकली सप्रेस करके रखते हैं। अब नॉर्मल क्या कॉम्बिनेशन बनता है सीलो के साथ? या R1 होगा या R2 होगा फॉर श्योर। अगर एक बच्चा ग्रुप ए उठा के बैठा, उसका बीलो पास हुआ, तो उसने R1 के साथ सीलो को पिक किया होगा। अगर उसने बीलो पीछे अटेम्प्ट में पास किया फास्ट ट्रैक में, या R2 खड़ा होगा। ऐसे ही है, R1 R2 सबके साथ लगा होगा, कहीं ना कहीं लगा होगा। ना भी लगा हो ना तो कॉस्ट आ जाता, कॉस्ट ना भी हो MFA आ जाता। और MFA में कौन सा पोर्शन? फाइनेंस का पोर्शन आ जाता। न्यूमेरिकल हमेशा थ्योरेटिकल पेपर को सप्रेस करके रखता है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल करके हटे, चले दोबारा कर लेते हैं। इनके तो नहीं है ना एग्जांपल। सर जी, कॉस्ट कोई एक टॉपिक बता दें अच्छा सा जो आपको बड़ा प्यारा आता हो। बस कर दी मैंने। कोई एक टॉपिक काफी पहले से पास है। कोई एक टॉपिक कॉस्ट का जो बहुत अच्छा आता हो। प्रोसेस कॉस्टिंग कितने सवाल किए थे प्रोसेस कॉस्टिंग टोटल? क्लास में भी, होमवर्क भी, रिवीजन करते टाइम भी 15-16 सवाल मिला के, क्लास वर्क भी यानी कि एग्जाम्पल्स भी, पास्ट पेपर्स भी 15-16। हाँ जी, कॉस्ट पड़ी है। क्या हालात है प्लस कॉस्टिंग के? होमवर्क नहीं करती थी। चलो फिर भी कोई एक रफ फिगर दे दो। 15-20। सबसे ज्यादा ये इसलिए टाइम कितने सवाल किए थे? 15 से 20। कितने काफी को 100 कर लिए थे? कितने काफी? 15-20। वही 20-15 की कहानी चल रही है। 15 एवरेज कर लेते हैं। और हर सवाल 2 मिनट में हो गया होगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 15 मिनट में हो गया होगा, 20 मिनट में हो गया होगा, आधे घंटे में हो गया होगा।
आधा घंटा था, आधा घंटा तो जरा निकालिएगा। 15 सवाल हो और हर सवाल को आपने आधा घंटा दिया, टाइम निकालिएगा। 450 मिनट्स। और कितने आवर्स बनते हैं? कितने आवर्स बनते हैं? ये हाल है, एक कैलकुलेटर नहीं है सुगत हमारे पास और हम लोग सीए करते आ रहे हैं। ओए होए 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 होए, जागो दुनिया वालों जागो। कितने? 7.5 घंटे। ओए होए होए। और कॉस्ट का बस ये टॉपिक है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये एक टॉपिक है। कुल मिला के कितने टॉपिक्स है कॉस्ट में? 12। बस एक फिगर आ गया, सब ने उसके पीछे चल पड़ना, काउंट नहीं करेगा कोई। कितने टॉपिक्स हैं? 10 से 12। हाँ जी लीम भाई, कितने टॉपिक्स हैं? इतने ही हैं, 8। चले हम 10 के एवरेज ले लें, 10 के एवरेज ले लेते हैं। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कितने टाइम में होते होंगे? आपने सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों को दिए 7.5 घंटे, सिर्फ सवालों को। इसमें कोई क्लास का टाइम नहीं है। जो आप क्लासेस लेते हैं भाई, कॉस्ट की तो सारी क्लास ही 2 घंटे की होती है, ऑन एवरेज 1.5 से 2 घंटे की तो फॉर श्योर क्लास होती है कॉस्टिंग की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 7.5 घंटे एक टॉपिक को दे रहे हैं, चले मैं इसी को एग्जांपल डाल देता हूं, 450 कितने हो गए? 4500, यानी कि 75 आवर्स। सीधी मैथ यही कहती है। तकरीबन 80 घंटे चले। 80 घंटे की सिर्फ आपने प्रैक्टिस की है और उतने टाइम में ये पेपर पूरा कवर भी हो जाता है, विद प्रैक्टिस कवर हो जाता है, विद टेस्ट कवर हो जाता है। कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? ये है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल आपका टाइम ले जाता, मगर इट डजंट मीन कि आपने थ्योरी को उतना टाइम नहीं देना। उसको ड्यू टाइम दें, क्लास और क्लास के बाद 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, बस उससे ज्यादा मुझे रिक्वायर नहीं है। और इंशाल्लाह क्लास में आपके सारे मसले मसाइल भी खत्म हो रहे होंगे। अच्छा जी, इधर पढ़िएगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? Just because this is a post result, it does not mean that we will be rushing through the syllabus. भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तकरीबन उतना ही टाइम मिलेगा जितना प्री को मिलता है। प्री होती है 5 days a week, ये होगी 6 days a week। तो जो प्री में एक दिन शॉर्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। संडे को आना पसंद करेंगे? अगर बुलाऊं तो आ जाएंगे, मजबूरी है, बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे। हाँ जी आ जाएंगे, हॉस्टल में रहते हैं, आना ही पड़ना, मजबूरी है ना। ऑनलाइन तो है नहीं, जाएंगे घर पे के रिकॉर्डिंग ले लूंगा। मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा, जरूरत नहीं ना। क्योंकि संडे को बुलाऊंगा फिर आप कहेंगे सर मंडे का टेस्ट कैंसिल कर दें। मंडे को तो टेस्ट भी होना है, तो संडे आपका दिन होगा, सैटरडे भी आपका दिन बन सकता है, क्योंकि हम हफ्ते वाले दिन पढ़ेंगे कम, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन फुल डिटेल, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, एग्जांपल बाय एग्जांपल। प्रॉपर क्लास टाइम विल बी गिवन टू अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड
apply, we'll be focusing on writing practice in class because last time दोबारा पढ़िएगा, learning is not complete until you can write it in exam style. Exam style का जो word है ना, ये important है. Requirement handling नहीं कर पाता बच्चा, अनफॉर्चुनेटली. पता है आप जो 42 पे फेल हुए हो या कोई भी बच्चा लेट्स से 44 पे फेल हो गया, इट डजंट मीन कि वो 6 नंबर से फेल हुआ, 56 नंबर से फेल हुआ. 56 नंबर ऐसे उसने लिखे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसको 0 है. 56 मार्क्स लूज किए हैं उसने. अदरवाइज हर बच्चे की तैयारी तो अच्छी होती है, हर बच्चे को सवाल भी सेम आता है, हर बच्चे को शीट भी वैसे मिलती है, टेबल भी वैसा ही मिलता है. द ओनली थिंग मैटर्स कि आप वो 3 घंटों में कैसा परफॉर्म करते हैं. पेपर से एक रात पहले क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप लोग पेपर से एक रात पहले? शाबाश. हाँ, नींद पूरी करते हैं. 8-9 घंटे नींद पूरी करते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं. कब तक रिवीजन करते रहते हैं? 4 घंटे की नींद में. नींद कहाँ आती होगी, टेंशन में रहते होंगे. क्या मामूल के मुताबिक ना पढ़ के गुजार देना चाहिए. हाँ, मूवी देखनी चाहिए. क्या करना चाहिए? नींद पूरी करनी चाहिए. हाँ जी, क्या करना चाहिए? क्या करते हैं आप पेपर की एक रात पहले? 10-12 बजे तक पढ़ा और सुबह 8 बजे उठे, फिर भागे सेंटर की तरफ है 6 बजे. आपका बता दिया. एक मामूल सेट कर लें अपना. देखें, जब आप फिजिकल में बैठे हुए ना, तो आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हाथ से गुजार रहे हैं. मसला उस वक्त आता है जब बच्चे ने ये सारे काम नहीं किए होते हैं, आखिरी महीना सर पे होता है और वो टेंशन में होता है कि मैंने पढ़ना भी है, लेक्चर भी खत्म करने हैं, तैयारी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मैं कहाँ जाऊँ, और सवालों को खुद भी नहीं देखा होता. चूंकि ये काम हम ऑलरेडी अपनी क्लासों में कवर कर चुके होंगे, तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पॉइंट कहां पे बनता है? पॉइंट बनता है कि जब आप मॉक दे रहे हो और मॉक तक आपकी तैयारी पूरी हो. ये मजे की बात है. इस चीज को इंश्योर करें. आप मॉक को समझें कि ICAP का पेपर है और पेपर से 2 हफ्ते पहले आपकी तैयारी 100% हो चुकी होनी चाहिए विद प्रैक्टिस. ये बहुत आइडियल स्टेट है. उसका फायदा ही होता है कि जब आप मॉक दे के जब आप मॉक दे के फ्री होते हैं, और एक नहीं मल्टीपल मॉक्स देके जब आप फ्री हो रहे होते हैं, तो आपको आइडिया मिलता है कि यार मेरे कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी मुझे काम करना है. और जो अगला 2 हफ्ते का टाइम है, नॉर्मली पेपर से 2 हफ्ते पहले हम लोग मॉक रखते हैं यहाँ पे, तो जो अगले 2 हफ्ते का टाइम है, मुझे उन वीक एरियाज को ओवरकम करना है. ये मजे वाली बात है. ये है एक अच्छी प्लानिंग टू पास द पेपर, कि ICAP के पेपर से 2 हफ्ते पहले आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होनी चाहिए. फिर उसको एग्जाम स्टाइल में सॉल्व करें. रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करेंगे इंशाल्लाह हम लोग डेली. और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, मिस्टेक्स को खत्म करना. सर जी, दिस शुड बी योर एटीट्यूड. पहले आप बैठे हुए थे ऐसे मुरझाए हुए, अफसोस की हालत में थे. अब आपने कैसे बैठना? आजा, ऐसे बैठना. ये रोशनी आप पे पड़नी चाहिए. अपने माइंड में से फियर तो सबसे पहले निकालें ना. कोई भी चीज दुनिया की मुश्किल नहीं है अगर आप उसको करने की ताकत रखते हैं. एक चीज करनी नहीं तो मुश्किल तो लगेगी, और जब आप शुरू कर देते हैं तो आसान लगनी शुरू हो जाती है. एक आपको मिसाल देता हूँ. छोटे बच्चे के हाथ में साइकिल दें, उसको बोलें चलाए, उसको लगेगा मुश्किल है. क्यों? उसने ट्राई भी नहीं की. बगैर देखे वो क्या कह रहा है, मुश्किल है, मेरे से तो ड्राइव
नहीं होगी। वो एक दफा ट्राई करेगा, 2 दफा ट्राई करेगा, 3 दफा ट्राई करेगा, 1 हफ्ता ट्राई करेगा, 2 हफ्ते ट्राई करेगा, गिरेगा, उठेगा, संभलेगा, सीख जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि वो फिर ड्रिफ्ट मारता फिरेगा। तो थोड़ा सा अपनी रूटीन को बदलें, लाइफस्टाइल को बदलें, पेपर फोकस्ड हो जाए, मुश्किल वाले पॉइंट को ज़हन से निकाल के साइड पर रखते हैं। क्यों? आप अशरफुल मखलूकात, यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू कैन अचीव। अपनी हडरामी की वजह से नहीं करना, वो एक चीज और। तो थोड़ा सा अपने आप में वो स्किल, वो पावर, वो जज्बा लेकर आना है। अच्छा जी, हम लोग ये बात कर रहे थे कॉमन मिस्टेक्स। तो एग्जाम डे के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि अंडर परफॉर्म नहीं करना। अच्छा, एग्जाम डे पे सुबह नाश्ता कौन सा किया करें? भज्जे के पाए खा के जाया करें, पूड़ी हलवा खा के जाया करें, पराठे खा के जाया करें, लस्सी का गिलास चढ़ा के जाया करें। क्या नाश्ता होना चाहिए एग्जाम से एक रात पहले? हाँ जी, क्या करें? चाय, अंडा, ब्रेड। नॉर्मल में क्या दिल ही नहीं कर रहा होता ना, भूख ही मिटी होती है। शाबाश। हाँ जी, करता ही नहीं। ये भी मसला है। वो बंदा जो कि डेली बेस पे नाश्ता करता है, जिस दिन उसने परफॉर्म करना है, टेंशन की वजह से वो नाश्ता छोड़ के चला गया, शुगर लेवल ही मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा। देखिए, एग्जाम 3 घंटे में सिर्फ आपके हाथों का नहीं होता, माइंड का भी होता है, पूरी बॉडी का एग्जाम हो रहा होता है। 3 घंटे बैठ के लगातार, आई कैप के बाद आपने कहीं लिखा, कहीं बैठ के 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया, कहीं सॉल्व किया? 3 घंटे लगातार बैठ के लिखा दोबारा, और दोबारा कब लिखेंगे? सेंटर में जाके। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन आपकी पूरी बॉडी वर्जिश में आ रही होती है, एग्जॉस्ट हो रही होती है। उसमें एक बैलेंस्ड नाश्ता जरूरी है, एक अच्छी डाइट जरूरी है। आप दही खा के चले जाएं, कुछ 1-2 पीस ब्रेड के लेकर चले जाएं, बहुत है। हाँ, वापस आए तो बेशक कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें। फिर एक जो काम हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग कर रहे होते हैं, पेपर के बाद आते हैं, ओए होए 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 15 एमसीक्यूज हैं, पता नहीं मेरे कितने सही हैं, मेरे कितने गलत हैं। खोलो फेसबुक, खोलो फेसबुक। हमें की चाहिए तो हमें की चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि दे देते हैं। अब वो सही होती है, वो गलत होती है, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगले पेपर में से आपका ध्यान हट जाता है। आपको नजर आ गया, यार मेरे तो 3 एमसीक्यू गलत हो गए, 4.5 नंबर तो मेरे चले गए यहाँ से, अगर वो 1.5 नंबर का हो तो 4.5 नंबर तो चले गए। अब जो अगला पेपर आपने करना भी है ना, आप उसको तैयार कर रहे होंगे, दिमाग में रह रहा होगा वो 4.5 नंबर मेरे लूज हो गया, यार अब मैं क्या करूंगा। तो जहां से 50 ले सकते हैं वो 50 भी नहीं आ रहे होता। अटेंशन स्पैन बहुत बुरी तरह डाइवर्ट हो जाता। तो ये काम आपने प्लीज प्लीज नहीं करना। नहीं करना मीन्स नहीं करना। अब आते हैं जरा सब्जेक्ट के ऊपर। फेयरवेल अटेम्प्ट है बेचारी को, उसके बाद ही चला जाएगा, गुमनाम हो जाएगा। क्यों? कहाँ जा रहा है ये? मर्ज हो जाएगा। वैसे नए पेपर का नाम क्या है? जो नया पेपर बन रहा है उसका नाम क्या है? एनी आइडिया? और नहीं, वो तो और है, वो तो नया पेपर आ रहा है। ये जिस पेपर में मर्ज होने जा रहा है, मर्ज होने के बाद जो नया पेपर बनेगा, उस नया पेपर का नाम क्या? नहीं आइडिया। बेचारों ने इसका नाम तक छीन लिया, बिजनेस लॉ डायनामिक्स। इस कंपनी लॉ में वर्ड कंपनी ही गायब हो गया। तो इसके साथ पहले तो अफसोस करें, हमदर्दी करें कि बेचारे का नाम तक उससे छीना जा रहा है। तो नया नाम है बिजनेस लॉ डायनामिक्स। अंदर भी पता है।
क्या बदला बता देता हूँ। अभी हैं 12 चैप्टर्स, आखिरी चैप्टर 100% उड़ गया, वाइंडिंग अप। चैप्टर 7 जो मॉर्गेज वाला है वो भी तकरीबन उड़ चुका है। चैप्टर 6 में से जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली बातें हैं वो तकरीबन वफात पा चुकी हैं। चैप्टर 4 की डेफिनेशन थी CFO की, वो खत्म हो गई है। इस तरह की चीजें खत्म हो रही हैं। बीदों में कुछ चीजें ज्यादा कम हो रही हैं, इसमें जरा से कम चेंज हो रही है, मगर नाम इसका बेचारे से छीन लिया है। तो ICAP चाहता है कि ये पेपर इस नाम के साथ कम से कम आप तो पास करें ताकि आपको फायदा हो। अच्छा जी, इस पेपर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं, मेन इश्यूज क्या हैं, क्या हैं उसे मेन इश्यूज जिन्होंने पेपर दिया वो जरा बेहतर बता सकते हैं। क्या आपको पूरे सेशन में क्या क्या मसले पेश आए सीलॉ के पेपर के साथ? टाइम कम दिया था आपने और रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी और दिल नहीं करता था पढ़ने का। हाँ जी, आपको क्या इश्यूज? 2-3 चैप्टर पढ़े थे, वो भी लेने का बड़ा मुश्किल था। हाँ, वो भी सर वो अजियत में डाल दिया था मुझे। हाँ जी, पढ़ा भी नहीं था, पढ़ा तो था लेकिन आखिरी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीनों में, 1 महीने। तो नो डाउट मसले हैं। और क्या मसले पेपर, क्योंकि पेपर बहुत टफ है हमारे। यही हम अगर थोड़ा सा एक अच्छा टाइम इसको दे दें, एक दफा स्टूडेंट बन जाए, भूल जाएंगे हम क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में खड़े हैं, वो वाले बच्चे बन जाएं जो आप मैट्रिक इंटर में थे, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। मगर उसके लिए एक पूरा मेंटल बर्दाश्त करना, मुझे बर्दाश्त करना 1 घंटा। तो टाइम देखा क्या होगा, इतनी बातें हो गई, अभी आधा घंटा गुजरा, हमने फिजिकल क्यूरेशन भी कर ली, यहाँ पे दाखिल भी हो गए। तो इसका मतलब है कि इतनी क्लास अगर आप सुन रहे हो ऑनलाइन में 1.5 नहीं 2 नहीं 2.5 नहीं 3, कुछ ना हुआ तो उठा के आगे कर दिया। ये आगे क्या देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये चल रहा है, ठीक है जी, खत्म हो गया लेक्चर, टिक लग गया। नहीं यार, उसका कोई फायदा नहीं। या तो आप ऑनलाइन लें फिर 1x पे सुने, वो ऑनलाइन लेके 1x पे सुनना तो कभी सीखा ही नहीं हमने, दिल नहीं करता। आजकल तो न्यूज भी 2x पे चल रही होती, इवन रील्स जो होती हैं 1 मिनट की हैं वो भी हम 2x पे चलाते हैं। मैं खुद 2x पे चलाता हूँ रील्स, नहीं सुनी जाती। क्यों? हम 2x के आदी हो गए, 1.5 के आदी हो गए। हाँ, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ज्यादा करता है, मगर फिर वो जल्दी भूलता भी। भाई आपने कॉन्सेप्ट लिया 1.5 पे ले रहे, उसके बाद एकदम से टीचर ने कोई बात की, वो आपने सुनी ही नहीं, मिस हो गई। उसको सुनने के लिए जब आप पीछे करेंगे ना तो आप परेशान रहेंगे कि मैंने कहाँ से प्ले करनी। जितना टाइम अगर आप उसको 1x पे लेके आते उतना टाइम दोबारा लग जाता। तो ठीक है 1.5 यूज करें, मगर आखिरी 2 हफ्तों में यूज कर लें जब आप रिवीजन कर रहे हो। उस वक्त तो बस ध्यान को फ्रेश ही करना है ना, मगर अभी जब आप अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर रहे हैं तो प्लीज ये काम मत करें, चाहे पेपर कोई भी हो। खैर ये तो नहीं होगा 1.5 पे, क्योंकि मैं तो इसी स्पीड पे बोलूंगा, अब मैं इसकी स्पीड तो चेंज नहीं कर सकता। अच्छा जी, चैप्टर कितने हैं हमारे? 12, बस 12 चैप्टर है। उसके लिए इतना रौला मचाया है। इतने 2 अकेले चैप्टर आप फिजिक्स में तैयार कर लेते थे इंटर में, 12 चैप्टर थे ना उसमें, और किताबें भी 8 थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या होता था, बायो या मैथ, और अंग्रेजी, मिस्टर चिप्स होते थे अंग्रेजी में, उर्दू होती थी, मुतालिया होती थी, इस्लामियात होती थी। इतनी किताबें, वो भी इतनी मोटी मोटी तैयार की हुई। तो ये तो बेचारी किताब ही कुछ नहीं है। किताब किसी के हाथ में अभी दिखाइएगा जरा। I just want to check. पता है कितने सफ़े हैं पूरी किताब में? नहीं, सफ़े टोटल कितने सफ़े हैं? 295 पेजेस, 200
95। ये है टोटल सफ़े। अब उसमें से याद कितनों को करना है? 76 सफ़ों। नहीं 76 नहीं, ज्यादा है, 78 सफ़ों। यानी कि सिर्फ ये है जो आपने याद करना। और ये क्या है? इसमें सवाल है, जवाब है, एग्जामिनर कमेंट्स और दूसरी बातें लिखी हुई। तो सिर्फ और सिर्फ 76 पेजेस है। अच्छा, अगर पूरा सेशन 50 घंटों का हो, 50 आवर्स का हो, यानी कि 50 क्लासेस हो, तो हर दिन कितना कवर होना चाहिए? पेज, 1.5 पेज। तो मैंने शुरू में क्या कहा कि हम 1 से 1.5 पेज तक ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जा रहे होंगे। थोड़ा सा अच्छा प्लान रखना है। फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स बच्चे को आती हैं वो आती है एमसीक्यूज में, उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग क्लास में ही करेंगे इंशाल्लाह। 2022 और इवन उससे पीछे भी जो जो एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको क्लास में करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी लॉजिक में जाएंगे, फिर बात करेंगे। अच्छा, जब बात कर रहे थे नंबर ऑफ चैप्टर्स की, आपने कहा 12 चैप्टर्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं ना, जो काम के चैप्टर्स हैं वो 7, यानी कि 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से पूरा पेपर आसानी से बनाया जा सकता है, बनता भी है। बताऊं कौन से? नहीं, अब कहेंगे सर फिर वही 7 करवा दें, फिर वही 7 करवा दें। हाँ, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। लालच आएगी, लालच आती है। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये देखिएगा, हाँ ये देखिएगा चैप्टर 8 का 3 ये स्प्रिंग 24 में 13 नंबर पूछे चैप्टर 3 से, और कुछ नहीं पूछा चैप्टर 4 से। और 4 का स्टाइल तकरीबन ऐसा ही है, कभी 5, कभी 3, कभी 5। मगर 2 दफा इसने ब्लफ खेला। पहला ब्लफ इससे पहले खेल चुका था, कब? स्प्रिंग 23 में। हाउ मेनी मार्क्स? 16 नंबर, नॉट एक्सपेक्टेड। और ऑटम 24 में 9 नंबर, और बेचारे 3 से कितने मार्क्स आए थे? 5 नंबर। अब जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स होंगे, जिन्होंने शायद उस अटेम्प्ट में पढ़ा हो जब 13 नंबर आए हो, 11 नंबर आए, वो क्या कहेंगे? 4 तो कुछ भी नहीं आता, 4 तो हाई क्रैमिंग। नो डाउट 4 क्रैमिंग है, और 4 का एक ही एरिया है जो कि इन सब दफा टेस्ट हुआ है, सीएफओ का एरिया बस। मगर टेस्ट तो हुआ है। 5, 3, 16, 5 और 9, एवरेज पे आए तो 6। 100 में से 6 नंबर का पेपर चैप्टर 4 से बन सकता है। इसी तरह जरा देखिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है एवरेज में? चैप्टर 10 और चैप्टर 12 की। वो देखिए सामने 10 और 12 गट्टे लिखे हुए, गट्टे लिखे हुए। नहीं, सामने 3 के बाद 10, 10 के बाद 12, और 17 + 17 34, 1/3 ऑफ योर पेपर, 1/3। दिल में आ रहा है ना सेलेक्टिव स्टडी करना, लेकिन नहीं करनी, लेकिन नहीं करनी। तो ये एक एनालिसिस है ग्रेड वाइज। आई कैप कहता है ग्रेड ए में 15 से 20 नंबर तक टेस्टिंग करूंगा। अभी कहां तक पहुंचा वो? ऑन एवरेज 14 पे। अच्छा, इसमें एक अटेम्प्ट गायब है। वो क्यों गायब है? उसकी रीजन है क्योंकि वो हमने क्लास में फुल फ्लैज अटेम्प्ट करनी है। हम चले उसको भी छोड़ें, हम 3 अटेम्प्टों के ऊपर बात ही नहीं करेंगे क्लास में। 24 की 2 और 25 की 1। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसको फुल फ्लैज करेंगे 100%। जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तब इनको उठाएंगे। और नहीं, मॉक तो अलग होगा,
तब इनको उठाएंगे और इनके ऊपर हाथ साफ करेंगे। एक तरह से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमें मल्टीपल चैप्टर्स के सवालों को टैकल करना भी आ जाए। तो हम ऑटम 2009 से ऑटम 2023 तक के सवालों को क्लास में देखा करेंगे। कितने अटेम्प्ट्स बनती हैं ये? ऑटम 9 से ऑटम 23 तक काउंट कीजिएगा। पंद्रह साल और 30 अटेम्प्ट्स, इतनी बहुत है, काफी ज्यादा है। क्यों हलीम भाई, ज्यादा ही बहुत है? काफी है। उससे पीछे मैं जा नहीं सकता, पूछे क्यों? सवाल अवेलेबल नहीं। आई कैप के क्वेश्चंस ऑटम 9 से पहले इस पेपर के अवेलेबल नहीं है। तो ऑटम 9 से ऑटम 2023 तक हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल सीधे सवाल होंगे ना वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, मगर जहां पे टाइप 2 टाइप 3, अब ये क्या होते हैं टाइप 2 टाइप 3 सवाल, जिसको जरा देख लेते हैं। ये है टाइप 2 टाइप 3 सवाल। एक होता सवाल प्योर नॉलेज बेस, ये टाइप 1 सवाल है। इसकी एग्जांपल क्या होती है? क्रैमिंग। जैसे लिस्ट डाउन द प्रोसीजर्स ऑफ वॉलंटरी वेंडिंग, लिस्ट डाउन। तो इसमें कुछ सोचना है, उठा के बस लिख देना। डिफाइन प्रोस्पेक्टस, जस्ट आपने क्या करना है, डिफाइन कर देना। ये है नॉलेज बेस्ड सवाल और एग्जाम में तकरीबन 30 से 40% नंबर होते हैं सिर्फ नॉलेज बेस्ड सवालों में। 30 से 40% फॉर श्योर होते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है? सीम्स लॉजिकल। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, सिनेरियो के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, यानी कि एक सवाल बना के देगा मगर रिक्वायरमेंट पूछ लेगा सिंपल। आपने बस करना ये है कि उसी रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए ऊपर से आपने पकड़ने हैं कैरेक्टर्स, उसको जोड़ना है और रट्टे के अंदाज में लिखना है, मगर उन नामों के साथ जो कि उसने कहां पे दिए आपको, सिनेरियो में। और तीसरा, ये बहुत कम देखने को मिलता है सीलों में। अक्सर सवाल या सिंपल लॉजिकल होते हैं या नॉलेज बेस्ड होते हैं। प्योर लॉजिकल सवाल, अगर मैं बहुत ही प्योर की बात कर रहा हूं ना, तो वो 20 एक नंबर के होते हैं। करेंगे और हर चैप्टर में से नहीं है, स्पेसिफिक चैप्टर का। जैसे चैप्टर जो आपका 12 है वाइंडिंग अप, वो प्योर क्रैमिंग है। आईकैप कहता है, क्या कहता है? आईकैप कहता है कि 15 से 20 नंबर है सिर्फ एक चैप्टर के, और वो चैप्टर 100% क्या है? क्रैमिंग है। 100%। ये जितने सवाल आए हैं 17, 18, 15, 15.5, 20 और 18, आप उठा कर देख लीजिएगा, सारा रटा। 2 लाइनों से ऊपर सवाल ही नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी क्रैमिंग भी होती है। फिर अगर मैं इसी में ऊपर आऊं तो चैप्टर 4 भी क्रैमिंग है, 1 भी क्रैमिंग है, 2 भी क्रैमिंग है, या 2 से वो सीम्स लॉजिकल सवाल पूछ लेता, 7 क्रैमिंग है 100%। वो 4 चैप्टर्स यहां से लॉजिक बनती है, तभी इनको साइड पे कर, और यही वो चैप्टर्स है जो कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये है वो लॉजिकल एरियाज जिनकी लिखाई फॉर श्योर आपने करनी ही करनी। पेपर में 15 मार्क्स से क्या होंगे? एमसीक्यूज। और क्या 15 एमसीक्यूज ही होंगे? नहीं, कोई 2 का भी हो सकता है और कोई 1.5 नंबर का भी हो सकता है। हाँ जी, कोई सवाल आपका मेरे लिए तो बताएं। चैप्टर 1 हम लोगों ने कल स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, और कोशिश ये होगी कि ईद पे जब आप लोग जा रहे हो तो आपका चैप्टर 1, 2 और 5, और अगर अल्लाह ने साथ दिया तो चैप्टर 6 भी, यानी कि ग्रेड ए हम पूरी कवर कर चुके होंगे जब तक आप ईद पे जा रहे होंगे। ईद कब है?
इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई सवाल अगर आपका मेरे लायक हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिजिकल बैच, रिगार्डिंग सी लॉ, कोई भी सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। बुक कौन सी लें? अभी कौन सी बुक यूज कर रहे हो? देखो, जिस हकीम के पास जाते हैं ना, दवाई कुछ की खाते हैं, तो दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आपने अभी तक कोई बुक ऑप्ट नहीं की तो आप मेरी बुक यूज कर लें, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था। उसका 14 कितना हुआ है? ये एडिशन 13 था या 14 था? आई गेस 13 या 14 तो होना चाहिए। अंदर लिखा होगा फर्स्ट पेज पे 14th। ये यूज की जा सकती है। अगर आप कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो फिर उसी पे स्टिक रहें। अगर कोई है तो उसी पे स्टिक रहें, फिर जंप ना करें। एक सहीफा पकड़ लें और उसके सफ़ों के ऊपर टूट पड़ा। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अपने में से ये हिचकिचाहट खत्म करें, सवाल पूछा करें। वो सवाल बेकार हो, वो सवाल बहुत अच्छा हो, आपको नहीं पता। शायद आपके लिए बेकार हो, दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो। हाँ जी, रट्टा लगाना, मैं कभी भी रट्टे के हक में नहीं हूँ। देखो, ये बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक है कि आपने एक सफा पढ़ा, आपने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू हो गया, उसको उस एक सफ़े को हिफ्ज करना शुरू हो गया। वो काम नहीं करना। अगर आपको वो सफ़ा समझ आ गया है तो आप अगर चाहें तो उसको अपने अल्फाज में लिखें, मगर लिखते हुए कुछ ख्याल करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कटिंग ना हो। जो बात आप बताना चाह रहे हैं और जो बात किताब में लिखी हुई है उसमें कन्फ्लिक्ट ना आ रहा हो तो आप उसको खुद से लिख सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी जगह पे लगे कि नहीं यार ये लिखा नहीं जा रहा मेरे से, तो फिर उसको क्रैम कर लें। कुछ चीजें फॉर श्योर जो कि आपने क्रैम करनी है, कुछ लिस्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। डेफिनेशंस में आएगा आप जरा सा रिजेक्ट हो जाता है। वो कहता है कि डेफिनेशन वही जो मैंने बता दी या जो लॉ ने बताई थी, उसको क्रैम करना। जी, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। नियत करते हैं पेपर पास करने, करेंगे, पक्की बात है। कल मिलते हैं चैप्टर 1 के साथ।